हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर का पीवाई की प्रश्न पत्र। ठीक है, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये ठीक है, ये यूपी स्पेशल है। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स है जो पिछले कुछ महीनों में जो आपके लिए समीक्षाधिकारी के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा कवर होगा। हो सकता है कि एक दो क्लास बढ़ जाए क्योंकि सिलेबस ज्यादा है और क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन गए हैं, तो 60 करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी। तो पहला क्वेश्चन ओडीओपी से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो ओडीपी ओडीओपी योजना के अंतर्गत सही से मिलित है। तो पहला है भदोई इत्र से संबंधित है, कन्नौज कालीन संबंधित है, लखनऊ चिकनकारी या जरदोजी काम संबंधित है, मुरादाबाद आम संबंधित है। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि ये किसके लिए फेमस है। देखो, जो भदोई है वो कालीन के लिए फेमस है और कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए दोनों ही गलत हो जाएंगे। लखनऊ चिकनकारी जरदोजी के लिए फेमस है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। मुरादाबाद आम के लिए नहीं, ठीक है, मलिहाबाद आम के लिए फेमस है, लेकिन मुरादाबाद पीतल या पीतल सिल्क के लिए फेमस है। पीतल के बर्तन के लिए, पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भदोई जिले को ओडीपीओपी योजना के अंतर्गत किस उत्पाद के चुना गया है। तो भदोई जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हम हर एक जिले के अंदर जो विशेष चीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो भदोई जिले में कालीन दरी, ठीक है, भदोई जिले में कालीन के लिए फेमस है, तो वहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कालीन, जो भदोई जिले से कालीन दरी को लिया गया है। इत्र को आपको पता ही है कि कन्नौज की इत्र नगरी को बोला जाता है। ठीक है, और चिकनकारी कहाँ होती है, लखनऊ में। अभी आपको पढ़ के आए हो, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, और धातु से यानी कि पीतल के बारे में बात की है तो मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गीडा की स्थापना से संबंधित एमसीक्यू है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना कब की गई। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है गीडा से संबंधित कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA गीडा की स्थापना कब हुई है। 15 अगस्त 1991 को, 26 जनवरी 1935-45 को, या 30 नवंबर 1989 को, या 2 अक्टूबर 1990 को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 30 नवंबर 1989 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, इसको आप ध्यान में बैठा लो। नवंबर है, देखो 9 से 9 और 9 से नवंबर। क्लियर, 9 से 9, 9 से नवंबर, ठीक है, और 30 का मल्टीप्लाई। क्लियर। तो गीडा, जिसका गीडा का फुल फॉर्म होती है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 30 नवंबर 1989 को हुई थी। ये औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के संबंध में। ठीक है, यानी कि ऐसी जो प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात की जा रही है कि ऐसी कंपनियां जो विद्युत यानी जो जो बिजली का वितरण करती हैं। तो उत्तर प्रदेश में किन विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है। तो पूर्वांचल पश्चिमांचल, मध्यांचल एवं दक्षिणांचल, पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल या केवल पश्चिमांचल। तो पूर्वांचल और दक्षिणांचल पर विचार किया जा रहा है कि जहां पूर्वांचल और दक्षिणांचल पर प्राइवेट सेक्टर्स बिजली प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, यूपी सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को निजीकरण की योजना पर विचार किया है। इसका उद्देश्य विद्युत आपूर्ति को और कुशल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब स्मार्ट सिटी मिशन 2015 से संबंधित एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित किया गया। ठीक है, फिर से सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित किया गया है। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर या आगरा। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 2015 में, ठीक है, 10 वर्ष 2015 में जिन शहरों को उत्तर प्रदेश से स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया था उनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, जो प्रयागराज है ये अभी चुना गया है 2022 में। इससे पहले प्रयागराज नहीं चुना गया था स्मार्ट सिटी के लिए। ठीक है, लेकिन अब आप प्रयागराज को देख सकते हैं। और जो चुने गए थे उनके नाम लिख लो। लखनऊ हो गया, ठीक है, जो कि हमारी राजधानी है, 2015 में चुनी गई थी। आगरा हमारी भूतपूर्व राजधानी है। ठीक है, वाराणसी फेमस है, ठीक है, यहाँ के PM सांसद है। कानपुर
सबसे बड़ा नगर है और ये चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। झांसी, झांसी भी बहुत ज़्यादा फेमस है चारा उद्योग के लिए। अलीगढ़ के ताले होते हैं और हर घर में ताला ज़रूरी है, इसलिए ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसको भी स्मार्ट बना दिया। बरेली, बरेली में पागल खाना है। ठीक है, कुछ लोग जो नहीं सुधरते हैं उनको बरेली ले जाया जाता है, तो यहाँ पर भी इसको भी स्मार्ट बनाना ज़रूरी था। सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, सहारनपुर उत्तर की तरफ लगता है, बिल्कुल लास्ट वाला एरिया है सहारनपुर। ठीक है, तो ये इसलिए भी ज़रूरी रह जाता है क्योंकि इससे हरियाणा, पंजाब ये सब मिल जाते हैं। ठीक है, मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन मिलते हैं, इसलिए भी हो जाएगा। और रामपुर, ठीक है, रामपुर, तो इनको भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, ये सभी 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुने गए थे, लेकिन वाराणसी को अभी चुना गया है। क्लियर। यूपीएसआरटीसी महिला सुरक्षा पहल से संबंधित एमसीक्यू देख लेते हैं। तो महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु यूपीएसआरटीएस, ठीक है, एसआरटीसी द्वारा शुरू की गई बस सेवा क्या कहलाती है? शक्ति बस, सखी बस, पिंक बस या नारी सुरक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिंक बस। ठीक है, देखो नारियों के लिए एक विशेष चलाई गई है जिसको पिंक बस बोला जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बन जाता है ये। क्यों बन जाता है? क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा की शुरुआत की। इसमें महिला परिचालक भी शामिल हो जाती हैं। यह सेवा विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीपीएस एवं सीसीटीवी जैसी सुविधाओं से लैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पिंक बस में क्या क्या लगा हुआ है? जीपीएस और सीसीटीवी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात करते हैं। जो स्टार्टअप नीति 2020 आई थी, अब उसको 2022 में संशोधित किया गया है। तो उसमें क्या क्या चीजें आई हैं सामने? देखो, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 आई थी और उसको संशोधित रूप था 2022 की। वैधता कितने वर्षों की है? तो ये है 5 वर्षों की। क्लियर, सूचना की तिथि से 5 वर्ष तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 जिसे 2022 में संशोधित किया गया था कि वैधता अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्यों में लाना है। क्लियर, आगे देखो। यूपी एमएसएमई नीति 2022 के बारे में बात करते हैं। स्टाम्प ड्यूटी छूट से संबंधित एमसीक्यू। यूपी एमएसएमई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में, ठीक है, बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई नीति लाई गई। को स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी जाती है? स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी जाती है? तो 100% छूट दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश एमएसएमई नीति में 2022 के अंतर्गत बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में, ठीक है, बुंदेलखंड वाला एरिया और पूर्वांचल क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को स्टाम्प शुल्क में पूर्ण 100% छूट दी जाती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन किया जा सके। क्लियर, तो एमएसएमई में कितनी छूट मिली है? तो 100% छूट मिली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीडा से संबंधित है। नीडा की स्थापना का वर्ष। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर पारंपरिक, ठीक है, उत्तर प्रदेश, अच्छा एक इस चीज को देख लो। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नीडा की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के तहत नीडा की स्थापना कब की गई है? नेडा की फुल फॉर्म है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। डेवलपमेंट एजेंसी, ये किसकी फॉर्म है? ये नीडा की फॉर्म, नेडा की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी स्थापना वर्ष कौन सा है? तो 1993। क्लियर, तो 1993 में नेडा की स्थापना हुई थी। एक स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो इत्यादि को बढ़ावा देने का काम करती है नेडा। ठीक है, किस किस को बढ़ावा देने का काम करती है? सौर ऊर्जा को,
पवन ऊर्जा को और बायोगैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद की स्थापना से संबंधित एमसीक्यू देख लेते हैं। इलाहाबाद की स्थापना, शहर अब प्रयागराज की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने की थी। ठीक है, देखो इलाहाबाद नगर की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने किस समय की? तो हम लोग बार बार देखते हैं ना कि इलाहाबाद की स्थापना, तो इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मुगल सम्राट अकबर ने की थी। अब ये इलाहाबाद है, ठीक है, तो अब इसको क्या नाम से जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से, प्रयागराज। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और मुगल सम्राट ने किस वर्ष की थी, इस बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की स्थापना मुगल सम्राट ने 1575 में की थी। क्लियर? तो मुगल सम्राट अकबर ने संगम क्षेत्र के सामरिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए 1575 ईस्वी में इलाहाबाद की स्थापना की, जिससे बाद में प्रयागराज के नाम से जाना गया है। ठीक है, शुरुआत में जब मुगल सम्राट ने इसकी स्थापना की थी तो इसका नाम इलाहाबाद नहीं था, इसका नाम था इलाहाबास। ठीक है, बाद में इसका नाम पड़ा इलाहाबाद। और अब इसका फिर से नाम चेंज हुआ और अब क्या बोलते हैं? प्रयागराज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसेंशियल ब्लैक प्रोग्राम एबीपी में यूपी का स्थान देख लेते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के किस ब्लॉक को एस्पिरेंशियल ब्लॉक प्रोग्राम में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फिर से सुनो, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। ठीक है, और पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश कौन सा जिला है? कौशाम्बी जिला है। ठीक है, कौशाम्बी जिले के किस ब्लॉक को एस्पिरेंशियल ब्लैक प्रोग्राम एबीपी में कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया है? दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, नीति आयोग 2024 की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सराथू ब्लॉक, ठीक है, कौशाम्बी जिले का कौन सा ब्लॉक है? सराथू ब्लॉक। ठीक है, सराथू। ठीक है, तो किस ब्लॉक को, ठीक है, कौन सा स्थान दिया? देखो सराथू ब्लॉक है और जो स्थान मिला है वो दूसरा मिला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संबंधित है। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? ठीक है, तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है, किस यूनिवर्सिटी कहा जाता है? तो ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। क्लियर? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भारत का चौथा, ठीक है, भारत का फोर्थ, ठीक है, चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय होने का कारण पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। 1887 में हुई थी इसकी स्थापना, और उच्च शिक्षा में इसकी प्रतिष्ठा अतुलनीय है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के दक्षिण सीमा के बारे में बात करते हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश किन नदियों से बनती है? ठीक है, फिर सुनो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिण सीमा उत्तर प्रदेश की नदियों से बनती है। घाघरा और गोमती से, शारदा, खकरा, रामगंगा और गंगा, गंडक और यमुना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शारदा और खकरा। क्लियर? ये क्वेश्चन बने हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश किन नदियों से मिलती है? तो शारदा और खकरा नदियों से बनती है। आगे बढ़ते हैं। संत कबीर नगर के बारे में बात करते हैं। संत कबीर नगर जिला कब सृजित किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो संत कबीर जो नगर है वो 5 सितंबर 1947 को बना था और ये इसका मुख्यालय खलीलाबाद है। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले को 5 सितंबर 1997 को बस्ती जिले में किया गया था। ठीक है, बस्ती जिले से किया गया था। इसका मुख्यालय खलीलाबाद है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर है कि कथन है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या सभी राज्यों में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा? देखो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों में सबसे अधिक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य क्या ये सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो कार्ड है वो गलत हो जाएगा। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिसन गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि ए सही है, आर गलत है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस गलत पढ़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्मृतिका युद्ध स्मारक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है और इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो ये जो है वो लखनऊ में स्थित है और इसकी आधारशिला किसने रखी थी? जनरल एफ.एस. रॉड्रिक्स ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? तो स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो जनरल एस.एफ. रॉड्रिक्स ने रखी थी। ये आंसर बिल्कुल क्लियर है। थल जनजाति नृत्य से बात करते हैं। तो थल जनजाति, पहली बात है, थल जनजाति नृत्य किस एरिया में है? तो तराई क्षेत्र में। और ये कैसा नृत्य है? सांस्कृतिक नृत्य है। और भारत के किस राज्य में ये होता है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो थारू जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश की जनजाति है और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग का मिलान करना? अर्जुन पुरस्कार विजेता और खेलों के मिलान के बारे में बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस युग, कौन सा युग है जो सही है? मीना शाह हॉकी संबंधित है, बंतिका अग्रवाल टेबल टेनिस संबंधित है, प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स से है या रणवीर सिंह मुक्केबाजी से है? तो इनमें से बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, एबीसीडी में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रीतिपाल सिंह किससे संबंधित है? प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, बाकी बाकी और भी लोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मीना सिंह के बारे में बात करते हैं। मीना शाह, तो मीना शाह किससे संबंधित है? तो मीना शाह किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। मीना शाह किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। क्लियर? उसके बाद बंतिका अग्रवाल के बारे में बात की जाए तो बंतिका अग्रवाल किससे संबंधित है? तो ये शतरंज संबंधित है। बंतिका अग्रवाल किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है, शतरंज से। ठीक है, तो बंतिका अग्रवाल शतरंज से संबंधित है और प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक्स संबंधित है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है। और रणवीर सिंह के बारे में बात की जाए तो रणवीर सिंह किससे संबंधित है? तो रणवीर सिंह किससे संबंधित है? तो रणवीर सिंह संबंधित है वॉलीबॉल से। ठीक है, किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल। क्लियर? तो मुक्केबाजी नहीं है, रणवीर सिंह मुक्केबाजी से नहीं बल्कि वॉलीबॉल संबंधित है। प्रीतिपाल जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है वो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। और बंतिका अग्रवाल वो टेबल टेनिस नहीं बल्कि शतरंज से संबंधित है। और मीना शाह हॉकी से नहीं बल्कि बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करते हैं। तो एक रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल को सम्मान कोष के बारे में हम बात करते हैं। तो ये केवल महिलाओं के लिए है, केवल महिलाओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें कुल 3 घटक हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि केवल महिलाओं के लिए और बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जाती है और इसमें कुल टोटल 3 घटक हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि विधानसभा के मुख्य वास्तुकार के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के विधान भवन जिसका उद्घाटन 1928 में हुआ था, इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो हम जल्दी से अभी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश के विधान भवन जिसका उद्घाटन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और उसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस एवं चार्ल्स डायल, सर स्वेन जेकब और श्री हीरा सिंह, फ्रेडरिक स्वीडर्स और एस जेकब या लुइस सेल्वन और एम.ए. वेग। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर स्वीन जेकब और सर श्री हीरा सिंह। ठीक है, इन दोनों लोगों, ये दोनों वास्तुकार थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा भवन है इसको बनाया था और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इलाहाबाद की संधि के ऊपर है कि ब्रिटिशों के उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण के लिए किस वर्ष इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ठीक है, ब्रिटिशों के उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को नियंत्रण करने के लिए किस वर्ष इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1957 में, 1965, 1784, 1801। देखो 1784, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध हुआ था। और 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था। और ये बक्सर का ही युद्ध था जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को इलाहाबाद संधि के दौरान हस्तांतरित कर दिए। लगभग 3 संयुक्त सेना थी। ठीक है, 3 राजाओं की, और ये सभी अंग्रेजों से हार गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
अब बड़ा इमामबाड़ा के बारे में बात करते हैं कि लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण लखनऊ के किस नवाब ने करवाया था? बाजिद अली शाह ने, आसफ उद्दौला ने, सफदरजंग ने, या सजात अली खान ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफदरजंग ने। तो लखनऊ के जो सफदरजंग जो नवाब थे, इन्होंने बड़ा इमाम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में है कि उत्तर प्रदेश में जन्मे उस लेखक कवि की पहचान कीजिए जिन्होंने 1986 में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा जो कवि है या लेखक है जिनको 1986 में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अमृता प्रीतम सिंह, राहत इंदौरी, शमसुर रहमान फारूकी, या निदा फाजुली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शमसुर रहमान फारूकी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा है? इनको क्या हुआ था कि इनको ये जो कवि और लेखक भी थे और इन्होंने 1986 में कब किया था? कब इनको प्राप्त हुआ था? 1986 में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं जीएसडीपी, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 22.10 ट्रिलियन था, 26.45 ट्रिलियन था, 24.99 ट्रिलियन था, 28.80 ट्रिलियन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24.99 ट्रिलियन था। ये इसका राइट आंसर है। तो 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 24.99 ट्रिलियन था। ठीक है, इस प्रश्न को आप भूलिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। अब 2011 की जनगणना के बारे में बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, या कानपुर नगर, या गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। क्लियर, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक को 2021 में जीपीसीआर, ठीक है, प्रोटीन कंपल्ड रिस्पेक्टर्स के क्षेत्र में योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो डॉक्टर टी.एन. दुबे को, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को, डॉक्टर राजेश मिश्रा को, या मनोज कुमार त्रिपाठी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के बारे में बात करते हैं। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और इन्होंने ही जो, ठीक है, जो अध्यक्षता एक बार जो कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब जीरो पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं। तो जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान, जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान यानी कि शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की एक प्रमुख विशेषता क्या है? पंचायत स्तरीय जनगणना, मैनुअल सर्वेक्षण, एंड टू एंड डिजिटलीकरण, और स्वचालित आरक्षित रेटिंग, या मौखिक प्रमाण पत्र प्रणाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत, ठीक है, अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो अब इसके बारे में हम सोच लो। तो जीरो पॉवर्टी यानी जिसको बोलते हैं शून्य गरीब उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता एंड टू एंड डिजिटलीकरण, क्या है? एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षित रेटिंग है। क्लियर, इससे क्या होता है कि एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षित रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करती है। ठीक है, कि जीरो पॉवर्टी मतलब कि अब कोई गरीब नहीं रह गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक से और पैरा ओलंपिक 2024 की राशि के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक व पैरा ओलंपिक्स के बारे में पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि वितरित किए? 18.40 करोड़, 22.70 करोड़, 25.50 करोड़, या 30.00 करोड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 22.70 करोड़। ठीक है, 22.70 करोड़ इस जो पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स में जो भी जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है, उन खिलाड़ियों को लगभग 22.70 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब पद्म विभूषण प्राप्त प्रसिद्ध कवयित्री के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की किस प्रमुख कवयित्री को 1988 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? सुभद्रा कुमार चौहान को, महादेवी वर्मा को, शिवानी या बिमला ठाकुर को। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन सी कवयित्री है जिसने अपने साहित्य योगदान के लिए जानी जाती है और उन्होंने 1968 में
पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। क्लियर? तो ये जो सम्मान है महादेवी वर्मा को मिला था, किससे सम्मानित हुई थे? पद्म विभूषण से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर स्थित 2016 में स्थापित विश्वविद्यालय, जो सीएचएमयू के बारे में बात की जा रही है, लेकिन सीएचएमयू 2016 में कानपुर में स्थापित उत्तर प्रदेश की कौन सी तकनीकी विश्वविद्यालय है? देखो सीएचएमयू तो काफी पुराना है, सीएसए भी है यहाँ पर, ठीक है, और हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, HVTU, ठीक है, HVTU, ठीक है, IIT कानपुर भी, APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2016 में कानपुर में स्थापित, 2016 में स्थापित है कानपुर में कौन सी तकनीकी विश्वविद्यालय है? तो HVTU, हार्वर्ड बटनिकल टेक्नोलॉजी, तकनीकी बारे में बात की जाए तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है HVTU। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उन्नाव जिले का प्राचीन नाम बताइए। उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या है? सवाई गोदो, प्रजापत नगर, राजवंशपुरा या सराय बहलोल? तो इसका जो उन्नाव का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही प्राचीन नाम है सवाई गोदो। ठीक है, क्या नाम है? सवाई गोदो इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो फिर से। देखो 7 ये जो नंबर हैं वो थोड़े अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है, आप बाद में देखोगे, लास्ट में देखोगे तो आपको क्वेश्चन ज्यादा ही मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश नागरिक अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों को के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो किस निदेशक की नियुक्ति की जाती है? धारा 28 में, धारा 31 में, धारा 31 खा या धारा 35? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? धारा 31 खा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 31 खा के तहत स्थानीय निकायों के निर्देशों की नियुक्ति की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट आगे करते हैं। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है? तो प्रसिद्ध उर्दू कवि फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है? अली सरदार जाफरी, रघुपति शाह, कैफी आजमी या शकील बदायूनी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है? रघुपति शाह है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम किस वर्ष पारित किया गया था? 72 में, 75, 76 या 80? तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1976 में। दीपों से संतुलित होने वाले पारंपरिक नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो निम्न में से कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपों को स्तंभ संतुलित करती है? ठीक है, रासलीला, चरकुला, कजरी या भवाई? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरकुला। चरकुला में जो महिलाएं होती हैं वो नृत्य करती हैं और अपने सर पर जलते हुए दीपक को रखती हैं, ठीक है, और उसके साथ डांस करती हैं। तो ये कौन सा नृत्य है? ये चरकुला नृत्य है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली वस्तुएं उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में निर्मित की जाती हैं? टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली वस्तुएं उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में निर्मित की जाती हैं? मुरादाबाद और फिरोजाबाद में, भदोई और मिर्जापुर में, चिन्हट और मसेलिया में, अमेठी और रायबरेली में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली वस्तुएं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में निर्मित की जाती हैं? तो ये कहाँ की जाती है? जल्दी से प्रश्न का राइट आंसर है। तो ये की जाती है चिन्हट और मार्सेलिया में। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा स्थान प्राचीन उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? निम्न में से कौन सा स्थान प्राचीन उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? श्रावस्ती, कुशीनगर, अयोध्या, सिद्धार्थनगर? तो प्राचीन उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था, तो कौन सा था? तो वो था श्रावस्ती। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रावस्ती इसका राइट आंसर। प्राचीन उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवगढ़ में स्थित गुप्तकालीन दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है या किस शैली में बना हुआ है? तो देखो ये देवगढ़ कहाँ पर है? भगवान शिव, नागर पंचायत, देवेश्वर या द्रविड़? तो देखो दशावतार मंदिर किसके लिए है? भगवान शिव के लिए, ठीक है, विष्णु के लिए, ब्रह्मा के लिए या भगवान राम के लिए? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो जो दशावतार मंदिर है वो भगवान विष्णु के लिए है। क्लियर? भगवान विष्णु के लिए दशावतार मंदिर है और यह किस शैली में बना हुआ है? तो पंचायतन शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, और इसी को पंचायतन मंदिर भी कहा जाता है, पंचायतन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में किस जानवर की सुरक्षा के लिए की गई थी? तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई पहली बार, और ये किस जानवर की सुरक्षा के लिए की गई? बाघ, हाथी, गंगा डॉल्फिन या बारहसिंगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाघ।
ठीक है। तो हस्तिनापुर में बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है और ये बनाया गया था 1986 में। अब बाघों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव बनाया गया था अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का पूर्व नाम क्या था और फतेह शब्द किस भाषा से लिया गया है। अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि फतेहपुर सीकरी जो है वो इसका पूर्व नाम क्या था और फतेह फतेह शब्द है ये किस शब्द से आया है, किस भाषा से आया है। तो जो फतेहपुर सीकरी का पूर्व नाम फतेहाबाद है और ये फारसी भाषा से आया हुआ फतेहाबाद। क्लियर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है सारनाथ। ठीक है। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। गंगा और यमुना, गंडक और सरयू, गंगा और बरना या घाघरा और राप्ती। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गंगा और बरना। ठीक है। जो सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन दोनों नदियों के संगम के पास स्थित है। तो गंगा और बरना नदियों के संगम के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम थे। तो कुल कितने नगर निगम थे। तो 17 नगर निगम थे और मंडल कितने हैं आप जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीआई टैग उत्पादन और स्थान के बारे में बात करते हैं। तो जीआई टैग उत्पादनों का सही सुमेल कीजिए। सही सुमेल क्या है। बाल हैंगिंग मेरठ में, हस्तनिर्मित कालीन मिर्जापुर में, कैंची गाजीपुर में, हस्तनिर्मित दरिया मिर्जापुर में। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो जीआई टैग किन किन को प्रदान किया गया है। तो बाल हैंगिंग मेरठ, मिर्जापुर, गाजीपुर या मिर्जापुर। सॉरी मेरठ, ये जो मिर्जापुर की जगह क्या है भदोई है। क्या है भदोई। और गाजीपुर और मिर्जापुर देखो जो हस्तनिर्मित कालीन है वो भदोई में है। ठीक है। और बाल हैंगिंग कहाँ पर है। बाल हैंगिंग गाजीपुर में। बाल हैंगिंग कहाँ पर है गाजीपुर में। क्लियर। और जो हस्तनिर्मित कालीन है तो हस्तनिर्मित कालीन भदोई में। और कैंची के बारे में बात की जाए तो कैंची मेरठ में। कैंची का है मेरठ में। और हस्तनिर्मित दरिया कहाँ है मिर्जापुर में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से यहाँ पर देख लो। बाल हैंगिंग, बाल हैंगिंग क्योंकि इनको जीआई टैग दिया गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाल हैंगिंग के लिए कौन है गाजीपुर। गाजीपुर। ठीक है। उसका हस्तनिर्मित कालीन के लिए, कालीन के लिए भदोई है। स्टार्टिंग में ही बताया था भदोई वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी आया है भदोई। ठीक है। कैंची के लिए मेरठ है, मेरठ। ठीक है। और दरिया के लिए दरिया, दरिया के लिए क्या है मिर्जापुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आंतरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा की स्थापना कब की गई थी। अब जल्दी बताइए नेडा की स्थापना कब की। तो 1982, 83, 85 या 80 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेडा की स्थापना 1983 में की गई थी। ठीक है। नेडा की स्थापना कब की गई थी 1983 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1909 में आगरा में एक जो है कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल गोखले, मोतीलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आगरा में जो अध्यक्षता हुई थी 1909 में और ये कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था उस टाइम पे जो अध्यक्षता की थी वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी मोतीलाल नेहरू ने। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च श्रेणी में सिल्का बलुआ पत्थरों के भंडार इलाहाबाद और चित्रकूट जिले में किन क्षेत्रों में पाए गए हैं। ठीक है। उच्च क्षेत्रों में सिल्का बलुआ पत्थरों के भंडार इलाहाबाद और चित्रकूट जिले में जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मिर्जापुर सोनभद्र में, चौखंडी फतेहपुर, शंकरगढ़ या बरगढ़ और ललितपुर झांसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा शंकरगढ़ और बरगढ़ जो क्षेत्र है वहां पे। ठीक है।
उच्च श्रेणी के सिल्का बलुआ पत्थरों का भंडार पाया गया है, जो कि कहाँ है? इलाहाबाद और चित्रकूट जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नल एक पेड़ योजना। उत्तर प्रदेश में एक नल एक पेड़ योजना किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई? जल जीवन मिशन और पंचायती राज विभाग द्वारा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा, पर्यावरण विभाग एवं वन विभाग द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय और शिक्षा विभाग द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा ये पहल शुरू की गई है, एक नल एक पेड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोएडा शासी निकाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोएडा शासी निकाय द्वारा हाल ही में किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ गोयका, सॉरी, ठीक है, रामनाथ गोयका मार्ग रखा गया है? नोएडा शासी निकाय द्वारा हाल ही में किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयका मार्ग रखा गया है? तो गुलमोहर रोड को, अशोक मोड़ को, अमलतास रोड को, या बोगन बेलिया पथ को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर अमलतास अमलतास रोड। ठीक है, इस रोड का पहले नाम था रामनाथ गोयका। अब इस जो कि कहाँ पे है? नोएडा शासी की रोड है। अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है अमलतास रोड। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीर हामिद, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 2010 से 11, ऑप्शन नंबर बी 2011 से 12, 2000 सी मतलब सी नंबर है 2012 से 13, और डी नंबर है 2014 से 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2012 से 13। ये जो बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट जो योजना है वो 2012 से 13 के वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कानपुर स्थित लाल इमली मिल, ठीक है, किस प्रकार के वस्त्र के लिए फेमस थी? कॉटन के लिए, सिल्क के लिए, वूलन के लिए, लिनन के लिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो कानपुर में एक मिल है जो अब बंद पड़ी है, तो लाल इमली मिल जिसको बोलते हैं, वो जो मिल है वो वूलन यानी कि ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कुल कितने एसईजेड यानी कि स्पेशल एजुकेशन जोन के बारे में बात की जा रही है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कुल कितने दी है? 21, 27, 31 या 35? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 31 होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है, जो कि कितना है? 31। तो एसईजेड में 31 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मंजूरी दी है भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई लगभग कितनी है? 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट या 80 फीट? जो रूमी दरवाजा है उसकी फीट वो किस ऊंचाई बना है? तो वो किस ऊंचाई बना है? वो लगभग 60 फीट ऊंचाई बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय जिसको चिल्ड्रन म्यूजियम की बोला जाता है, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय जिसको चिल्ड्रन म्यूजियम की संज्ञा दी जाती है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 57 में, 65 में या 72 में? तो लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय जो चिल्ड्रन म्यूजियम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बताइए कब हुई थी? 1948 में, 57 में, 65 में या 72 में? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश कुछ इस तरह से भी है। ठीक है, ये वाला बलिया जिला है, ठीक है, ये शामली जिला है पश्चिम वाला, और ऊपर वाला सहारनपुर है। ठीक है, तो इसका जो पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण UPRNN की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? 2002 में, 2003, 2004 या 2005 में? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2004 में राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2004 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले को चाकुर नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चाकू कहाँ का फेमस है? रामपुरी चाकू, आपने देखा होगा। ये कौन सा चाकू है? रामपुरी चाकू। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अलीगढ़ में ताले बनाए जाते हैं, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, और कानपुर में चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में बात करना है कि कौन सा सत्य है? ठीक है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में बात करनी है। ठीक है, लेकिन ये हटा दो यहाँ पर। अच्छा, ये ऑप्शन ही गलत है, पूरा नहीं लिखा है।
तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन छोड़ो, यहाँ पर कुछ और भी था, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है स्थित है? ये वाराणसी में, इसको हटाओ। तो ये कछुआ जो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ है? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में स्थित है ये। ठीक है, ये देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है। जो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ये देश का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि मतलब फर्स्ट मीठे पानी का अभयारण्य है, मीठे पानी का अभयारण्य है। ठीक है, अभयारण्य है। ठीक है, तीसरी बात की जाए तो कछुआ को आधे जले हुए मानव समूह को जैविक तरीकों से हटाने के लिए छोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि कछुए को आधे जले हुए मानव समूह को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। यानी कि जब ऐसा होता है कि जब व्यक्ति को अग्नि में जलाया जाता है तो उसके कुछ अवशेष बच जाते हैं। अब वो अवशेष पानी में चले जाते हैं, तो उस पानी में उस अवशेषों को हटाने के लिए, ठीक है, बचे जले हुए अवशेषों को निपटाने के लिए कछुओं का प्रयोग किया जाता था। कछुओं का प्रयोग होता था। क्लियर? का प्रयोग होता था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सभी था। ठीक है, तो यही थे 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किस स्थान पर किया है? अयोध्या में, प्रयागराज, वाराणसी या लखनऊ में? तो वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कब किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो वैदिक जो 3D संग्रहालय है वो लखनऊ में, सॉरी वाराणसी में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यूपी का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट या गोंडा? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बलिया, गाजीपुर, चंदौली या सिद्धार्थनगर? तो धान का कटोरा किसे को कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो धान का कटोरा जिस जिले को कहा जाता है उसका नाम है चंदौली। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में नटाटिन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? उत्तर प्रदेश में नटाटिन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? यमुना, गंगा, बेतवा या टॉन्स? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो उत्तर प्रदेश में नटाटिन बांध का निर्माण बेतवा नदी पे किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं की गुणवत्ता, आकार आदि के आधार पर वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वस्तुओं की गुणवत्ता, आकार आदि के आधार पर वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को लेवलिंग कहा जाता है, ग्रेडिंग, स्केलिंग या बंडलिंग? ठीक है, तो अभी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या कहा जाता है? तो इसको ग्रेडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेडिंग। ठीक है, गुणवत्ता, आकार आदि के आधार पर वर्गीकृत करने को ग्रेडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भारत का पहला स्ट्रीम फ्रेम, तो भारत का पहला स्टील फ्रेम ब्रिज कब स्थापित किया गया? 1860 में, 1870, 75 या 80 में? तो इसका राइट आंसर 1875 हो जाएगा कि भारत की पहली स्टील फ्रेम ब्रिज 1875 में आया। अब बात करते हैं एमएसएमई। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है? ठीक है, तो अब जल्दी से बताइए। तो एक जनपद एक व्यापार या एक जिला एक उत्पाद? तो एक जिला एक उत्पाद, यानी कि वन सिटी वन प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वित्तीय बाजार का कौन सा कार्य आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है? तरलता सुनिश्चित करना, बचत से उत्पादक उपयोगों में लाना, लेन देन लागत बढ़ाना, निवेशकों के लिए कराधान बढ़ाना? तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में वित्तीय बाजार का कौन सा कार्य आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है? तो ठीक है, आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वित्तीय बाजार की किस प्रक्रिया के माध्यम से परिसंपत्तियों को उचित मूल्य निर्धारण में सहायता करता है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वित्तीय बाजार किस प्रक्रिया के माध्यम से परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारण की सहायता करता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य खोज, मूल्य वर्धन, मुद्रास्फीति नियंत्रण, पूंजीगत। इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्य खोज।
और इस प्रश्न का इससे पहले जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या था कि बचत को उत्पादक उपयोग में लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय बाजारों के कार्य के संदर्भ में असत्य है? ठीक है, फिर से सुनो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्तीय बाजारों के कार्यों के संदर्भ में असत्य है? वित्तीय बाजार पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है, वे परिसंपत्तियों की तरलता में वृद्धि करते हैं, वे निवेशकों को उच्चतम ब्याज दर सुनिश्चित करते हैं, वे लेन देन की लागत घटाकर निवेश निर्णय को सुलभ बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे निवेशकों को उच्चतम ब्याज दर द्वारा सुनिश्चित करते हैं। इसका राइट, ये असत्य है। जबकि क्या करते हैं जो निवेश, ठीक है, वित्तीय बाजारों के कार्य के संदर्भ में असत्य क्या है? वे निवेशकों को उच्च ब्याज दर सुनिश्चित करते हैं, ऐसा नहीं है। वे निवेशकों को कोशिश करते हैं कम से कम ब्याज दर पर उन्हें लोन प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएमई से फिर से है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यटक को बढ़ावा देना, एक जिला की पहचान के अनुसार विशिष्ट उत्पादन का विकास करना, सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, या प्रत्येक जिले में एक स्टील प्लांट लगाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एक जिले की पहचान के अनुसार विशिष्ट उत्पाद का विकास करना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र का विकास करती है? कृषि पर, स्वास्थ्य पर, एमएसएमई पर या शिक्षा पर? इसका सही आंसर हो जाएगा एमएसएमई पर। ठीक है, एमएसएमई ओडीपी को ओडीओपी को एमएसएमई नीति से जोड़ा गया है। एमएसएमई पर विशेष ध्यान स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पहला निवेशक शिखर सम्मेलन किस बार आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में पहला निवेशक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 2015, 16, 17, 18। तो जो पहला निवेशक शिखर सम्मेलन वो कब आयोजित किया गया? 2018 में किया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निवेशक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यूपीजीआईएस 2023 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यूपीजीआईएस 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। झांसी की रानी कविता जो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान करती है, बुंदेले हक बोल के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो लाइनें हैं वो किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा ने, सुभद्रा सिंह चौहान ने, शिवानी या रमा देवी? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, ये जो कविता है किसने लिखी थी? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा सिंह चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झांसी की रानी जो कविता है वो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये जो पंक्ति हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान की द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा लोक नृत्य है जिसे महिलाएं विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान प्रस्तुत करती हैं? रासलीला, कजरी, नौटंकी या भरतनाट्यम? देखो भरतनाट्यम यहाँ का नहीं है, भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु का। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल का है, लेकिन भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। नौटंकी, ठीक है, और रासलीला दोनों ही, रासलीला मध्य प्रदेश की भी है और उत्तर प्रदेश की है, लेकिन नौटंकी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और महिलाएं मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में करती हैं। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कजरी, कजरी उत्तर प्रदेश में, कजरी एक लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कजरी है, जिसे महिलाएं विशेष रूप से वर्षा ऋतु में की जाती करती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल सम्राट के पतन के बाद 1803 में ब्रिटिशों द्वारा आगरा पर कब्जा करने के पूर्व यह नगर किसके नियंत्रण में था? ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में ब्रिटिशों द्वारा आगरा पर कब्जा करने के पूर्व यह नगर किसके कंट्रोल में था? अवध के नवाब, मराठा, सिख या रोहिल्ला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मराठा के कंट्रोल में था। आगे देखते हैं। शामली जिला बनाए जाने से पहले यह किस जिले की तहसील थी और जिला बनने पर इसका प्रभाविक नाम क्या रखा गया? मेरठ सौरनगर, सहारनपुर विजयगढ़, मुजफ्फरनगर प्रबुद्धनगर या बागपत देवभूमि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा मुजफ्फरनगर प्रबुद्धनगर। ठीक है, इसके बाद प्रारंभिक नाम प्रबुद्धनगर रखा गया था और ये मुजफ्फरनगर से अलग किया गया था। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला नक्कटैया, ठीक है, नक्कटैया नामक विशेष सांस्कृतिक शोभा यात्रा के लिए प्रसिद्ध है जो दशहरे के दौरान निकाली जाती है? तो बताइए नक्कटैया मथुरा में, चित्रकूट में, अयोध्या में, वाराणसी में? तो नक्कटैया कहाँ पे है? कहाँ पे किया जाता है? तो वाराणसी में। ठीक है, ये दशहरे के दौरान निकाली जाती है यात्रा। नेक्स्ट देखो, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन जो एक महत्वपूर्ण अवधी सूफी रचना है किस प्रेम कथा पर आधारित है? हीर रांझा पर, सोनी महवाल पर, लोरिक चंदा पर या लैला मजनू पर? तो बताइए मुल्ला दाऊद द्वारा रचित जो चंदायन है, चंदायन जो महत्वपूर्ण अवधी सूफी रचना है किसके प्रेम पर आधारित है? तो ये है लोरिक और चंदा के प्रेम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग
में 2014 में किए गए संशोधन के अनुसार आयोग की संरचना क्या प्रस्तावित करती है? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 10 सदस्य, एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 25 सदस्य, 2 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 20 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 15 सदस्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखो उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम 2014 के में किए गए संशोधन के अनुसार, ठीक है, तो 2014 के संशोधन अधिनियम ने एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों को प्रस्तावित किया है। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं, जो 606 से 647 तक थे, कि राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ पर थी? काशी, प्रयागराज, अयोध्या या कन्नौज। तो राजा हर्षवर्धन के बारे में बात की जाए तो ये कन्नौज थे, उसका पहले पुराना नाम था कन्याकुब्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने थानेश्वर से कन्नौज राजधानी शिफ्ट की थी। उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून अध्यादेश 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं देता। यह धर्मांतरण मामलों में अग्रिम जमानत की अनुमति देता है। यह पोस्को अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्तियों को अग्रिम जमानत का अधिकार देता है। ये केवल संपत्ति संबंधित अपराधों के लिए लागू होता है। तो बताइए कि जो उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून में संशोधन जो अध्यादेश आया है 2024 में, इसमें क्या कौन सा कथन सही है? तो देखो इसमें कौन कौन से कथन देखो सही है, उनके बारे में बात करते हैं। ये यौन अपराधों से बच्चों के लिए संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी अपराधी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने की अयोग्य ठहराता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, पोस्को अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्ति को अग्रिम जमानत का अधिकार देता है, ये गलत है, ठीक है, जमानत नहीं मिलती। यह गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के मामलों में अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। तो ये भी जमानत नहीं देता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं देता, ये बात बिल्कुल सही है। यह धर्मांतरण मामलों में अग्रिम जमानत की अनुमति देता है। देखो ऐसे प्रावधान, इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म पर संपरिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकते हैं, ठीक है। इसमें भी अनुमति देता है लेकिन इसको भी रोकते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिवाय ऑप्शन नंबर ए के, ठीक है। ये जमानत नहीं देता, ये बात बिल्कुल सच है। ये केवल संपत्ति संबंधित अपराधों के लिए लागू होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। 1857 के विद्रोह के ऐतिहासिक व्यक्तित्व, व्यक्तिगत और उनकी भूमिकाएं। जो नाना साहब के बारे में बात की जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं। 1857 के ऐतिहासिक व्यक्तित्व और उनकी भूमिकाओं के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखो नाना साहब, ठीक है, नाना साहब ने कानपुर, ये हटा दो, इसको हटा दो। तो नाना साहब ने कहाँ का नेतृत्व किया था? कानपुर से नेतृत्व किया था, ठीक है। और खान बहादुर शाह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था बरेली से, ठीक है। कहाँ से किया था? बरेली, बरेली, क्लियर, बरेली में सरकार बनाई थी इन्होंने। और कारू भगत के बारे में बात की जाए तो कारू भगत ने कहाँ बनाई थी? रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात की थी। कारू भगत ने रानीपुर से, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से थे? फैजाबाद से, इन्होंने नेतृत्व किया था, फैजाबाद से नेतृत्व किया था, ठीक है, फैजाबाद, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और एमएसएमई सुधारों पर केंद्रित गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किस स्वायत्त निकाय ने किया था? नीति आयोग ने, भारतीय गुणवत्ता परिषद ने, भारतीय मानक ब्यूरो ने या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? QCI, भारतीय गुणवत्ता परिषद ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और एमएसएमई सुधारों पर केंद्रीय गुणवत्ता संकल्प पहल, ठीक है। तो ये जो संकल्प पहल किसकी थे? भारतीय गुणवत्ता परिषद, QCI, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मी पुरस्कार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह केवल पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरस्कार 1 लाख की होती है। यह उत्तर प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरस्कार में रानी लक्ष्मीबाई को चांदी की मूर्ति दी जाती है। जो कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश के मूल निवासी महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। बाकी तीनों ही असत्य है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार निम्नलिखित में किस खेल विधाओं में दिया जाता है? किन खेल विधाओं में दिया जाता है, ठीक है, कितनी?
इसके बारे में बात की जा रही है। ये जो अवार्ड है कितनी खेल विधाओं में दिया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि कितनी खेल विधाओं में दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई जो अवार्ड है कितनी खेल विधाओं में दिया जाता है। ठीक है, देखो ये 31 खेल विधाओं में दिया जाता है। कितनी विधाओं में दिया जाता है? 31। ठीक है, और जो पुरस्कार राशि क्या है? पुरस्कार राशि लगभग 3,11,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 3,11,000। ठीक है, और ये सिर्फ महिला उत्तर प्रदेश जो भी महिलाएं खिलाड़ी हैं उनको ही दिया जाता है, और टोटल 31 खेल हैं जिसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में हवाई अड्डों को सही मिलान करना है, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, तो अयोध्या, फैजाबाद। ठीक है, हवाई अड्डों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो अयोध्या जो फैजाबाद में हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? तो अयोध्या या फैजाबाद में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। लखनऊ का हवाई अड्डे का क्या नाम है? लखनऊ हवाई अड्डे का, तो जल्दी से बताइए लखनऊ हवाई अड्डे का क्या नाम होगा। ठीक है, तो लखनऊ हवाई अड्डे का क्या नाम होगा? तो लखनऊ का हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जेवर का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बताइए जल्दी से जल्दी। जेवर का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बताइए। तो इसका नाम होगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेवर का जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, वाराणसी के बारे में बात की जाए तो वाराणसी का हवाई अड्डे के बारे में क्या है? तो वाराणसी की जो हवाई अड्डा है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जिसको बोलते हैं AVIRB के तहत कौन से पात्रता मानदंड सही हैं? कर्मचारियों को 20,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन मिलना चाहिए। कर्मचारी का UAN 1 अक्टूबर 2020 से पहले मौजूद नहीं होना चाहिए। EPFO में पहले से पंजीकृत होना आवश्यक है। कर्मचारी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष की होनी चाहिए। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि जो AVRB के तहत कौन सी पात्रता मानदंड सही है। अब जो, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अब जो सही है उनके बारे में बात करते हैं। तो कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 के पहले EPFO के अंदर पंजीकृत किसी भी प्रस्थान में नियोजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 1 अक्टूबर 2020 से EPFO में, मतलब EPFO में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, पहले मौजूद नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, उसके बाद 15,000 से कम मासिक वेतन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये गलत है। कितना होना चाहिए? 15,000 से कम। 15,000 से कम। ठीक है, और देखते हैं, तो EPFO में पहले से पंजीकृत होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है, पहले से पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। कर्मचारी की न्यूनतम आयु 20-25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ये बात सच है कि कर्मचारी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताइए, जो इसकी जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। कर्मचारी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले मौजूद नहीं होना चाहिए, UAN जो है नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। जबकि EPFO में पहले से पंजीकृत होना आवश्यक है, ये भी गलत है। कर्मचारी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कर्मचारी का UAN 1 अक्टूबर 2020 से पहले मौजूद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जे पर क्या प्रभाव पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी की छवि सुधरी, अवध के नवाब को ब्रिटिश संसद में भेजा गया, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना, अवध को पंजाब में मिला लिया गया। तो बताइए इसका में क्या था?
जब लाल डलहौजी ने, ठीक है, अवध पर कब्जा कर लिया था। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बना था अवध को कब्जे में लेना लाल डलहौजी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने राज्य हड़प नीति बनाई थी, जो कि 1856 बनाई थी, और इन्होंने अवध के नवाब को हटाकर, ठीक है, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। क्लियर?